नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज अगर देखा जाए तो एक बड़ी ही चर्चा, बड़े शोर शराबे के बीच एक बड़ी ही चर्चा चल रही है कि आफताब और श्रद्धा वाला जो केस है, जिसमें उसके जीवित और मृत शरीर या उसकी मृत अवस्था में उसके साथ बड़ी क्रूरता और बेरहमी की गई। तो आज हम जिस सोशल सिस्टम में रह रहे हैं उसमें हमारे सामने कई ऐसी फैसिलिटी के होते हैं कि कोई सामने वाला हमसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इसका फैसला कर पाना बड़ा कठिन होता है। अगर हम बात करें आप ही लोगों की, तो आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो झूठ बोल नहीं पाते होंगे, या अगर बोलते भी होंगे तो उनके हाव भाव या बात करने के तरीके से ही लग जाता होगा कि वे झूठ बोल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे शातिर माइंड के या इतने मजे हुए खिलाड़ी होंगे कि वे बड़े सलीके से झूठ बोल जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। तो आज हम जिस सोशल भी सेटिंग में रह रहे हैं, जैसा हमारा सामाजिक स्तर है, जहाँ भी हम रह रहे हैं, तो कोई हमसे झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इस चीज़ का फैसला कर पाना बड़ा कठिन होता है। और हम सबके पास ऐसी कोई मशीन तो होती नहीं है कि कोई झूठ बोल दे और तुरंत मशीन हमारी बता दे कि अमुक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ तो है। तो आज का जो सेशन है हमारा, आज हम बात करने चल रहे हैं कि आप कितना भी तरीके से आप झूठ क्यों ना बोल लें, लेकिन आपकी झूठ पकड़ में आ ही जाएगी। पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग का नाम हो सकता है कि आप लोगों ने सुना। आज उसी पर हम सबका डिस्कशन होने वाला है। सामान्यतः हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस भी सामाजिक स्तर पर हम रह रहे हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो बच्चे जो होते हैं वे झूठ नहीं बोलते हैं, या झूठ अगर बोलते हैं तो उनका झूठ पकड़ में आ जाता है। और ऐसे भी कई लोग होते हैं जो झूठ बोल भी नहीं पाते, या बोलते हैं बड़ी आसानी से उनके झूठ पकड़ में आ जाता है। ऐसे लोगों के लिए अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने कुछ लाइनें लिखी हैं। गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। यानी कि झूठ मुझसे छुपाया नहीं जाता और मैं झूठ को छिपा नहीं पाता हूँ। यानी कि हमारी गलतियाँ सामने आ ही जाती हैं, जिससे लोग मुझे साधु नहीं बल्कि एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़ी सफाई के साथ हमसे झूठ बोल भी देते हैं और अपना झूठ छिपा भी लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी एक शायर ने बड़ी अच्छी लाइन कहा है। शायद वसीम बरेलवी का नाम आप लोगों ने सुना भी हो। उन्होंने क्या लिखा? वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। यानी कि इतनी सफाई के साथ वो झूठ बोल रहा था कि मुझे पूरा उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि हम कैसे किसी पर विश्वास करें, वो हमसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इस चीज़ का हम कैसे पता लगाएं। वैसे अगर हमारे भारतीय समाज में देखा भी जाए तो जो बच्चे होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा माना जाता है, या अगर झूठ बोलते भी हैं तो उनकी झूठ बड़ी आसानी से पकड़ ली जाती है। इसको जरा हम यूँ समझते हैं। एक बार की बात है, कृष्ण जी मक्खन चुरा करके सारा मक्खन खा गए। उनके मुंह के चारों तरफ मक्खन लगा हुआ भी है, लेकिन उनकी माँ जब मक्खन के पास जाती हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि मक्खन तो चोरी हो चुका है। तो वो आ करके कृष्ण से पूछती हैं कि क्या आपने मक्खन को चुराया है? तो कहते कि नहीं माँ, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि मक्खन को किसने चुराया, जबकि उनके मुंह के चारों तरफ मक्खन लगा हुआ है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं माँ, मुझे तो नहीं पता किसने चुराया है। उनके इस बाल व्यवहार पर उनकी माँ भी मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, और वो कहती हैं मैं तो जानती हूँ कि तू तो कभी मक्खन चुरा ही नहीं सकता। अच्छा ये काम कर, चल दोनों लोग मिल करके उसको खोजते हैं जिसने मक्खन को चुराया है। यानी कि इस चीज़ को अगर देखा जाए
बाल व्यवहार है, कृष्ण जी अभी छोटे हैं, वो मक्खन चुराने की बात जो है वो झुठलाना चाहते हैं उसको, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अगर हम अपने यहाँ अपने समाज में देखें, कई लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते तो हैं, झूठ को अपने छिपाना भी तो चाहते हैं, लेकिन कुछ हद तक वो अपने झूठ को छिपा पाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। हम बोल सकते हैं झूठ 10 झूठ, 20 झूठ, 40 झूठ, 50 झूठ तक हम बोल सकते हैं, लेकिन 51वीं झूठ जब बोलेंगे हम तो सबको लाइडल हो जाएगा और हमारी झूठ पकड़ में आ जाएगी। अब होता यह है कि हमारे बच्चे, उन सब का जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो झूठ बोलना ही है। उन्हें मम्मी पापा का भी डर होता है, अपनी बात छिपाने का भी डर होता है, और अपनी बात छिपाने का एक ही मैकेनिज्म झूठ। झूठ बोल करके वो अपनी सारी चीजें छुपा लेना चाहते हैं जो गलत कार्य किए हुए हैं। बच्चों में तो सामान्यतः ये कम पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे मैच्योरिटी आने लगती है, तो लोगों का ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है झूठ को छिपाने का, वो भी बढ़ता जाता है और मजबूत होता जाता है, और यह किशोरावस्था तक आते आते काफ़ी मजबूत हो चुका होता है। किशोरावस्था में जब उनके शरीर में फिजिकल और हार्मोनल कई चेंजेस होते हैं, जब उनके बॉडी में कई फिजिकल और कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ऐसा होता है कि वो अपनी झूठ को छिपाना चाहता है, और उस समय मम्मी पापा का भी काफ़ी डर, समाज का भी काफ़ी डर रहता है। मम्मी पापा तो तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ गया था, किससे बात कर रहा था, क्या कर रहा था, कहाँ गया, किसके साथ गया, ये सारे क्वेश्चन उसके साथ में होते हैं, लेकिन इन सारी बातों को वो झूठा साबित कर देता है, झूठी बातें बोल करके। इवन यहाँ तक कि माता पिता जब उसका मोबाइल नंबर चेक करते हैं या मोबाइल उसका चेक करते हैं, उसमें एक और समस्या आती है, उसको बता दीजिए कि अभी क्लास अटेंड हो रही है, तो वहाँ भी एक समस्या होती है। यानी ऐसे करके आप छोड़ दीजिए ना, वो जैसे सुन लेंगे ना तो वो उनको खुद पता चल जाएगा, वो समझ जाएंगे। यानी कि किशोर अवस्था में जब आते हैं, फिजिकल या मेंटल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस या हार्मोनल चेंजेस जब उनमें आ जाता है, तो निश्चित तौर पर फ़ोन की अगर हम बात करें तो जो फ़ोन है उसका अगर चेक किया जाता है, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आजकल हम नंबर भी सेव बड़े अजीबोगरीब तरीके से करते हैं। बात हम कर रहे हैं समीमा से, तो नाम हम सेव करके रखा है समीम, शकीब, ऐसा कुछ, ऑफिस, बॉस, फ्रेंड, या ऐसा भी कोई नाम सेव करके रखा है, जिससे हमें ये भी नहीं पता चलता है कि वाकई ये किससे बात कर रहा है। तो अब समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि उसकी झूठ को पकड़ा कैसे जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो इमोशन के थोड़े कच्चे बच्चे होते हैं, उनके सामने हम कस्में दिला देते हैं। अगर कोई बच्चा झूठ बोल रहा है या कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो हम उसको कस्में दिला देते हैं, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हें तुम्हारे पिता की कसम, या अगर कोई पिता है तो उसको उसके बच्चे की कसम दिला देते हैं। तो जो इमोशन की थोड़ा सा कच्ची है ना, वो उस कसम के डर से अपने झूठ को छिपा नहीं पाते हैं, अपने झूठ को रिवील कर ही देते हैं। लेकिन कुछ और मजे हुए खिलाड़ी होते हैं जो ये सोचते हैं इस कसम उसम से कुछ होता नहीं है, कुछ भी हो जाए, वो अपने झूठ को छिपा नहीं चाहते हैं। जब उनसे ये कहा जाता है कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो, कहीं नहीं, मैं झूठ नहीं, बिल्कुल मेरी कसम, भाई तेरी कसम, सर पर हाथ रखो, सर पे हाथ रख के बोल देंगे तेरी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए? जब ये सारी चीजें होती हैं, ये तो एक आम व्यक्ति के बारे में है, हमारे और आपके विषय में है ये, कि हमारे और आपके सामने ऐसी स्थितियां आती हैं जब किसी व्यक्ति का झूठ या सच पता करना होता है। किसी चीज को पुलिस भी अपने अपने तरीके से इस चीज को रेगुलेट करती है, अपने अपने तरीके से उसको रिवील करने का प्रयास करते हैं। हमारे और आपके सामने तो कुछ ही समस्याएं ऐसी आती होंगी, लेकिन लाखों करोड़ों की संख्या हो जाती है पुलिस के पास। अब अगर उसका निर्वहन भी ना करें तो वो भी समस्या होती है। चैनल वाले, अखबार वाले पहुंच जाएंगे कि मतलब कैसी पुलिस है, कोई कार्य नहीं कर रही है। तो उनका भी एक अलग अलग तरीका होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है अगर कोई शातिर बदमाश पकड़ा गया और साक्ष्य के रूप में अगर उसका बयान दर्ज किया जा रहा है, बयान उसका लिया जा रहा है, अगर वो बात को छिपाना चाहता है तो एक थर्ड एंगल होता है
उस टाइप से भी थर्ड डिग्री जिसे कहा जाता है, थर्ड डिग्री का वो प्रयोग करते हैं। थर्ड डिग्री का मतलब होता ही है सामान्य सा है कि मार करके, मारपीट करके, खूब मारपीट करके, या ना भी मारे तो उसके ऊपर ऐसा दबाव बनाया जाए कि वो झूठ बोल रहा है उसको सच में बदल दे, या वो अपना सच बोल ही दे। लेकिन जब बयान दर्ज होता है तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसका बयान एक सीनियर ऑफिसर ले रहा है और बगल में एक जूनियर ऑफिसर से वो बोल करके रखा है कि जा तो बगल वाले को पीट, और इतना पीट कि यहाँ तक उसकी आवाज़ आए। होता भी ऐसा है। उधर वो बयान उसका ले रहा है कि बता भाई, बताएगा तू क्या क्या किया हुआ है, और बगल वाले रूम से, बगल से काफ़ी आवाज़ आ रही है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कोई व्यक्ति मारा जा रहा है, एक दूसरा व्यक्ति जो इसी की तरह है, गुंडा बदमाश जो कोई भी है, उसको पीटा जा रहा है उधर। और थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ आना बंद हो जाती है, और तब तक वो जूनियर ऑफिसर जो होता है वो आता है कि सर वो वाला व्यक्ति तो मर गया। अरे कैसे मर गया? अरे मैं उसे सच बुलवा रहा था, वो बोला नहीं, उसको ज़्यादा मार दिया और मर गया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, एक काम कर लो, जाओ उसको वहीं पर कहीं उसको बगल में रख दे, बाकी कोई बात नहीं है। जब ये व्यक्ति उस बात को सुनता है कि यार उसको तो मार डाला गया, फिर सीनियर ऑफिसर से पूछता है कि बता भाई, अब बताएगा, कुछ बताएगा? इतने में तो कितना भी कठोर व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपनी बात को रिवील कर ही देगा, बता ही देगा। लेकिन अगर इससे भी घाघ कोई व्यक्ति हो कि जो पुलिस प्रशासन यानी कि इतनी जो सिचुएशंस बनाई गई उस पर फर्क ना करे, तब सहारा लिया जाता है टेस्ट का, टेक्निकल टेस्ट, वैज्ञानिक टेस्ट, जो काफ़ी हद तक प्रामाणिक है। तो आज मैं इन्हीं टेस्ट पर बात करने चल रहा हूँ। बात हम करेंगे पॉलीग्राफी क्या होती है, पॉलीग्राफ क्या होता है, नार्को टेस्ट क्या होता है, ब्रेन मैपिंग क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति की झूठ को कैसे पकड़ा जाए इस बात से कि वो अपना सच बता नहीं रहा है, वो अपना झूठ एकदम से छिपाने का प्रयास कर रहा है, सच बिल्कुल बताने वाला वो नहीं है। फिर भी उस टेस्ट से कैसे इस चीज़ को साबित किया जाए, इस चीज़ को सिद्ध कर लिया जाए कि सच्चाई क्या है। चलिए इस चीज़ को हम शुरुआत से ही बेसिक से समझने का हम प्रयास करते हैं। अभी हम शुरुआत अगर करते हैं तो एक जगह से हम इसकी शुरुआत करते हैं। एक शब्द है DDT। DDT एक पेस्टिसाइड्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है, तो वो आप नहीं समझेंगे। इस DDT का अर्थ कुछ अलग ही होता है। अगर हम बात करें इधर, जो फर्स्ट D का मतलब है, इस D का मतलब है डिसेप्शन, डिसेप्शन, और जो दूसरा वाला D है उसका मतलब है डिटेक्शन, डिटेक्शन, एंड T का मतलब है टेक्निक। ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या टेक्निक की स्पेलिंग हमारी सही है या नहीं है। अगर तो बहुत उसकी स्पेलिंग पर नहीं जाएंगे, कोई बात, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। डिसेप्शन, डिटेक्शन एंड टेक्निक ये है। तो जो डिसेप्शन का मतलब है ये होता है धोखा, झूठ, धोखा, डिसेप्शन का मतलब है डिसीव करना किसी को। और ये है डिटेक्शन, डिटेक्ट करना, डिटेक्ट का मतलब होता है किसी की पहचान करना। और टेक्निक मतलब तकनीकी या टेक्नोलॉजी, आप लोग जानते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब हो जाएगा, DDT का डिसेप्शन, डिटेक्शन, टेक्निक का मतलब हो जाएगा धोखा पहचानने की टेक्निक, किसी व्यक्ति के झूठ को पहचानने की टेक्निक। अब अगर हम बात करें कि इस DDT के माध्यम में कितनी चीज़ें आती हैं इसके रेंज में, तो इसमें कुल मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेस्ट शामिल हैं। अगर हम बात करें, इसमें जो पहला टेस्ट है उसका नाम है पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ। और अगर हम दूसरे टेस्ट की बात हम करें तो दूसरा वाला जो टेस्ट होता है उसका नाम है नार्को टेस्ट,
नार्को टेस्ट। एंड थर्ड वन की अगर हम बात करते हैं उसका नाम आता है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग, ये 3 टेस्ट किए जाते हैं अभी तक जो प्रमाणिक तौर पर माने गए। तो ये 3 टेस्ट हैं, पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग। तो आज हम जो चर्चा करने चल रहे हैं वो हम चर्चा करते हैं पॉलीग्राफ की, कि पॉलीग्राफ में क्या होता है, कैसे झूठ को पहचाना जाता है, सच कैसे साबित किया जाता है। इस चीज़ को हम पहचानेंगे। इस चीज़ को पहचानने के लिए हम एक फिगर का सहारा लेंगे और उसके माध्यम से हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, आपके सामने यह एक तस्वीर होगी। आई होप कि अगर आपको ये क्लियर ना दिख रहा हो तो इसे जूम करके दिखा दिया जाएगा आपको, लेकिन अभी इस चीज़ को हम जरा समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि एक लेडीज है जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। अब इसके में अगर देखेंगे ना तो इसके ये जो फिंगर्स हैं, इस फिंगर्स पर इसके कुछ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं, ये जो इसके फिंगर पर लगा उसको जरा पॉज। तो पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे होता है इस चीज को आइए हम एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने एक ये पिक्चर देखी जा रही होगी, दिख भी रही होगी। एक महिला है जो बैठी है जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट करना है। अच्छा, पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में हम आपको पहले भी बता दें कि जो विशेषज्ञ आपका पॉलीग्राफ टेस्ट कर रहे हैं ना, पहले वो आपको एकदम ईज में लाने का प्रयास करते हैं कि मतलब आपको किसी भी प्रकार से कोई हड़बड़ाहट ना हो, घबराहट आप में ना हो। बस सिंपली आपसे कुछ क्वेश्चन वो पूछेंगे और आपको एकदम से आश्वस्त कर देंगे कि भाई ये जो टेस्ट हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है, आपने चाहा है इस टेस्ट को कराने के लिए, तब जाकर के आपका टेस्ट हो रहा है। इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ी आसानी से ये टेस्ट हो भी जाता है। और आपको बताएं कि इसमें बड़ी आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े आम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आपके मार्केट में आलू का क्या भाव है, या आपने जो शर्ट पहन रखा है वो शर्ट प्रति मीटर किस रेट पर लिया गया है, आपके पिताजी का क्या व्यवसाय है, आजकल आप क्या कर रहे हैं, आपके भाई साहब क्या करते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि पॉलीग्राफ टेस्ट उसी का होता है जो अक्यूज्ड होता है, जिस पर कोई आरोप लगा हुआ होता है। तो उस आरोप के आधार पर भी कुछ सिंपल से क्वेश्चन उसमें पुटअप कर दिया जाता है बीच बीच में। तो अभी मैं आपको समझाने चल रहा हूँ कि हमारा बॉडी किस तरह से काम करता है। अच्छा, चलिए हम इस चीज़ को जरा एक और चीज़ समझ लेते हैं। ये हम जो फिगर यहाँ पर ड्रा किए हुई है, या फिगर जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये कैसे काम करेगा उस चीज़ को पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारी बॉडी की एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी का नाम है साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन। पहले हम साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद इस फिगर को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं, साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन। तो पहले हम इस साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन को जरा हम समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं इस फिगर पर, आपको फिर समझाते हैं क्या कैसे होगा। तो साइको क्या होता है? साइको का मतलब है ना कि कोई ऐसी बात जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में, हमारे ब्रेन में उत्पन्न हो रही है। और सोमैटिक का क्या मतलब होता है कि कोई बात जो हमारे मन में उत्पन्न हो रही है और उसका प्रभाव अगर शरीर पर आ जाता है, उसको कहा जाता है सोमैटिक या साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन। तो ये पूरी बात है कि यानी कि ऐसा कोई विचार जो हमारे माइंड में उत्पन्न होता है या उत्पन्न कराया जाता है, उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर भी कभी कभी उसके अकॉर्डिंग काम करता है। इस चीज़ को जरा ऐसे हम समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हमारे ब्रेन में या हमें अगर क्रोध आ जाए, तो हमारी बॉडी को, हमारे फेस को, हमारे शरीर को देख करके बताया जा सकता है कि हाँ, अमुक व्यक्ति क्रोधित है इस समय। वो कैसे पता चलता है? इसी साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन से। अगर आप प्रसन्न हैं तो आपकी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी तेज हो जाती है। तो आपको देख करके ही ऐसा लग जाता है कि हाँ, आप काफ़ी एक्टिव हैं। ये सब होता कैसे है? साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन से ऐसा होता है।
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप दुखी होते हैं, निराश होते हैं, तो आपकी बॉडी की एक्टिविटी भी उसी तरह से होती है, यानी आप ढीले पड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको काम करने के लिए भी बोलता है, आप वो काम नहीं करना चाहते हो। ये सब का सब रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से, साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन, दैट इज ओके। अब आइए जरा हम इस पॉलीग्राफ टेस्ट को जरा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे होता है। अब जरा देखें एक चीज कि यहाँ जो फिंगर्स है, इन फिंगर्स पर लगा हुआ है एक इलेक्ट्रोड, एक मशीन लगी हुई है, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड। और अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इसका जो पेट है, इस पेट पर इसके एक ट्यूब लगी हुई है, बेल्ट टाइप की एक ट्यूब लगी हुई है, जिसे कहा जाता है न्यूमोनिक ट्यूब। न्यूमोनिक स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, लेकिन आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि पी से क्यों स्टार्ट होती है। आप लोग जरा पता कीजिएगा कि क्यों स्टार्ट होती है न्यूमोनिक ट्यूब। और अगर आपको दिखाई दे रहा हो, इसके बाह पर एक पट्टी लगी हुई है। आप लोग इसको जानते होंगे, जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है, वहां पर पट्टी लगा करके उसको बीपी कफ बोला जाता है। ब्लड प्रेशर कफ इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है बीपी कफ। ये चीज होता है। अब आइए इस चीज को जरा एक्सप्लेन करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसका काम क्या होता है कि जब हम झूठ बोल रहे होते हैं, या अगर हम अनईजी फील कर रहे होते हैं, अगर हम असहज फील कर रहे होते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, हमारे स्किन में वैसी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है जब हम झूठ बोल रहे होते हैं, या फिर जब हम असहज महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ से स्किन में लग करके, ये इलेक्ट्रोड लग करके सीधा इसका वायरिंग कनेक्शन कर दिया जाता है कंप्यूटर से। जब कभी हमारी बॉडी में इस तरह से इलेक्ट्रिक एक्टिविटी अगर होती है, तो ये चीज तुरंत कंप्यूटर पर शो होती रहती है। यानी कि ये होगा कैसे कि अगर हम अनईजी फील करेंगे, हम घबराएंगे, हम डरेंगे, तो वो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होगी ही होगी, और तुरंत वह चीज़ कंप्यूटर पर दिखाई दे देगी, और इससे ये पता चल जाता है कि हम घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। ये तो इसकी बात हो गई। इसके पेट पर एक ट्यूब लगी हुई है, जिसे कहा जाता है न्यूमोनिक ट्यूब। इस न्यूमोनिक ट्यूब का क्या मतलब होता है? ये हमारे हृदय की धड़कन को मापता रहता है। अगर हम घबराए हुए हैं, अगर हम डरे हुए हैं, तो हमारी धड़कनें तेज होंगी, हमारी धड़कनें तेज होंगी। अगर धड़कन हमारी तेज हुई, तो इसका भी जो सिस्टम है, वो सीधा इसका कनेक्शन लगा हुआ इस कंप्यूटर में, कंप्यूटर तुरंत बता देगा कि हाँ, आपकी धड़कन तेज हो रही है या आपकी धड़कन धीमी हो रही है। ये इस न्यूमोनिक ट्यूब के माध्यम से ऐसा हो जाता है। और आपके बाँह पर एक पट्टी बनी रहती है, जिसे कहा जाता है बीपी कफ। और बीपी कफ ब्लड प्रेशर को नापने के लिए होता है। जब कभी आप अनईजी फील करेंगे, जब आप कभी घबराए हुए रहेंगे, जब कभी आप झूठ बोले रहेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर आपसे उस बारे में पूछा जाएगा, तो आपका बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जैसे ही आपका बीपी बढ़ता है, तो ये बीपी कफ तुरंत वो मैसेज कंप्यूटर के पास भेज देता है। अब होता कैसे? चलिए, अभी जो एक कांड हुआ है दिल्ली में, आफ्ताब श्रद्धा कांड, हम मान लेते हैं कि आफ्ताब का ही पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। पहली बात तो आप एक चीज जान लें, जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसकी पूर्व सहमति से ही पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। यदि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करना है, तो पहले आफ्ताब से पूछा जाएगा। यदि आफ्ताब सहमत है, तब जाकर के उसका टेस्ट होगा। मान लेते हैं कि आफ्ताब का ही ये पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। अब वो उस वारदात में जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स उसने यूज किया है, उन सारी विषय पर भी एक प्रश्नावली पूरी बना ली जाती है। जो विशेषज्ञ इसका परीक्षण करते हैं, ये टेस्ट लेते हैं ना, उनकी पूरी एक प्रश्नावली तैयार रहती है कि क्या क्या प्रश्न पूछना है और कब कब प्रश्न पूछना है। ये चीजें होती है। जस्ट अब एक चीज आप लोग ये भी देख चुके हैं ना, इलेक्ट्रोड, न्यूमोनिक ट्यूब, बीपी कफ। उसके साथ साथ में अगर आपको दिख रहा हो, तो यह जो महिला है, यह एक चेयर पर बैठी है। चेयर पर बैठी है, तो ये कोई आम चेयर नहीं है, यह एक विशेष प्रकार की चेयर है, जो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए ही बनाई जाती है। ये काम कैसे करती है, जरा देखते हैं। चेयर ऐसी है कि ये हमेशा मैसेज भेजती रहेगी उस कंप्यूटर को, जिससे उसको कनेक्ट कराया गया है। ये क्या मापेगी? ये आपका भार किधर ज़्यादा है, किधर कम है, दाएं ज़्यादा है, बाएं ज़्यादा है, आगे की तरफ झुका हुआ है, पीछे की तरफ झुका हुआ है, ऐसा यह चेयर मैसेज
कंप्यूटर को करती रहती। और ऐसा होता कब है, आप अनईजी कब फील करते हैं, जब आप घबराए हुए रहते हैं, तभी आप अनईजी फील करते हैं, तभी आप असहज महसूस करते हैं जब आप घबराए हुए रहते हैं या फिर डरे हुए रहते हैं। तो ये चीज़ है कि यहाँ चेयर भी मैसेज कंप्यूटर को भेज रही है, इलेक्ट्रोड भी कंप्यूटर को मैसेज भेज रहा है, न्यूमोनिक ट्यूब भी कंप्यूटर को मैसेज भेज रहा है, बीपी कप भी कंप्यूटर को मैसेज भेज रहा है। अब इतनी सारी चीज़ें आपकी झूठ को पकड़ने के लिए तैयार हैं। अब जब आप तैयार हैं, उस चेयर पर आकर के आप अगर बैठ गए, अब सिलसिला शुरू होता है प्रश्नों का। आपसे एकदम इजी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे आज आलू का क्या रेट है, ऐसा अगर प्रश्न पूछा गया तो इसमें आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कोई डर, कोई भय आपको नहीं होगा, आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे देंगे। तो इस समय जो इलेक्ट्रोड होगा नॉर्मल होगा, न्यूमोनिक ट्यूब नॉर्मल, बीपी कफ नॉर्मल, चेयर सब नॉर्मल रिजल्ट देंगे। लेकिन इन प्रश्नों के दौरान ही अगर कोई ऐसा पूछ लिया गया, जरा बताओ तुमने श्रद्धा के लिए जो छुरी तुमने यूज किया था वो छुरी कहाँ है, अब क्या होगा? अब होगा ये आफ्ताब, डर लगेगा। आफ्ताब को छोड़ो, कोई भी व्यक्ति वहां पर हो, सबको डर लगेगा, छुरी की बात यहां पर आ गई। अब अगर डर लगा, जैसे ही डर लगा, इलेक्ट्रोड जो यहाँ स्किन में लगी हुई है, अपनी स्किन में या इसकी स्किन में इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी शुरू हो गई। और जैसे ही यहाँ पर शुरू हुआ, तुरंत ये मैसेज कंप्यूटर को भेजेगा। और केवल स्किन में ही इलेक्ट्रिक एक्टिविटी नहीं शुरू होगी, न्यूमोनिक ट्यूब जो लगी हुई है, तुरंत आपका यहाँ पर जो हृदय है वो तेजी से तेजी धड़कने लगेगा, हृदय की आपकी धड़कन बढ़ जाएगी। और जैसे ही आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, तुरंत न्यूमोनिक ट्यूब ये मैसेज कर देगी इस कंप्यूटर को कि इसकी धड़कन बढ़ रही है इस प्रश्न पर। फिर बीपी कफ, अगर आप अनईजी फील किए, तुरंत तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ा, तुरंत बीपी कफ ये मैसेज तुरंत कंप्यूटर को भेजेगी कि इसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे ही ये संदेश कंप्यूटर को मिला, आपसे ऐसे और कई प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने ऐसे अनईजी हो करके आपने प्रश्न दिया, और ये चेयर जो लगी हुई है, ये चेयर जब आप अनईजी फील करते हैं तो कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे होते रहते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कंप्यूटर पर ये सारे मैसेज सेव हो जाते हैं, और उसके आधार पर ये पता लगा लिया जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच। तो दोस्तों, पॉलीग्राफ टेस्ट के विषय में आज मैं आपको इतना ही बताने वाला हूं। अभी 2 टेस्ट, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ये भी बचे हुए हैं। यदि आप लोगों को ये मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अगर आप लोग कहते हैं तो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट को डिटेल में मैं आगे फिर से इस सब को एक्सप्लेन करता रहूँगा, यदि आप लोग चाहेंगे तो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी मैं आगे एक्सप्लेन करता रहूँगा। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।